नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में रतन को नमन। जी हाँ, उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ना सिर्फ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी अहम योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। रतन टाटा के निधन के साथ ही देश में एक हम कह सकते हैं कि युग का अंत भी हो गया है। रतन टाटा को कॉर्पोरेट जगत में ही देश के विकास में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप की आय में 40 गुना और मुनाफे में 50 गुना का उछाल देखने को मिला। आज इस खास शो के जरिए हमारी कोशिश है रतन टाटा के जीवन के सफर, उनकी यात्रा, उनकी सोच, उनके विजन, हर चीज को याद करने की। और इस खास पेशकश में हम रतन टाटा के देश के लिए योगदान पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को वो विरासत के तौर पर क्या सौंप कर गए हैं। साल के अपने जीवन के बाद रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के गए हैं। एक ऐसी याद छोड़ के गए हैं, ऐसी मिसाल छोड़ के गए हैं जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस मौके पर बातचीत करने के लिए हम इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे रतन टाटा की लाइफ को लेकर, उनकी फिलॉसफी को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर। हमारे साथ हैं एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन के मिस्त्री साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं दलाल एंड ब्रोचा पोर्टफोलियो के मैनेजर और डायरेक्टर फंड मैनेजर मिलिंद कर्माकर साहब, और साथ ही साथ रियल एस्टेट के धुरंधर हीरानंदानी ग्रुप के एमडी और फाउंडर निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। दुख की घड़ी है, आप सभी लोग शोक में हैं, सभी के चेहरे ये बयान कर रहे हैं, सबकी आवाज़ से पता चल जा रहा है कि कितनी बड़ी क्षति है इस देश के लिए। आपके पास निरंजन सर और कर्माकर जी आएंगे, लेकिन उसके पहले फोन लाइन पर चुकी हमारे साथ के मिस्त्री सर हैं, उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। के सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी क्षति, मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है कि इतने बड़े सूरज का अस्त हो गया है आज, और इतनी बड़ी लेगेसी, इतना बड़ा लेसन देश के लिए छोड़ के गए हैं रतन टाटा जी। आप कैसे उन्हें याद करेंगे और किस प्रकार से आप श्रद्धांजलि देंगे? आई थिंक देखिए, मेरे हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी और फॉर एनीबॉडी एल्स टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस लेगेसी दैट मिस्टर टाटा लीव्स बिहाइंड। जो उन्होंने किया है इंडिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, टाटा ग्रुप के लिए, व्हिच इज इट्स कंप्लीटली अनपैरेलल्ड। He was a legend like nobody else. He had so much vision, incredible vision, and he was truly an outstanding and extraordinary human being who lived a very simple life. इतना उन्होंने अचीव किया था, इतना सारा अचीव किया, सबके लिए अचीव किया, सबके लिए he made money for his shareholders, but खुद अपने लिए for his own personal life he remained a very simple person. उनका conviction tremendous था। जो भी उन्होंने किया वो पूरा conviction के साथ पूरा with full understanding he went ahead. Under his leadership, the Tata Group really moved from strength to strength. He had the vision, the courage to make some extraordinarily successful acquisitions for the Tata Group. उस जमाने में in the 2000s, early 2000s, to before the global financial crisis, उन्होंने Tata Motors के लिए he acquired JLR. Tata Steel के लिए he acquired Chorus. Tata Consumers के लिए there was of course Techly which he acquired. He took India on the global stage. उस जमाने में 15 साल 17 साल पहले Indian company जाके global to go and acquire a global company was almost unheard of. But the Tata Group did it under his leadership. So the amount of conviction जो
ability to make those kind of acquisitions was truly remarkable. Under his leadership, Tata brand became a global giant. मुझे याद है मैं एक बार बुडापेस्ट से प्राग जा रहा था. बुडापेस्ट हंगरी में, प्राग चेक में है, तो 4 घंटे का शायद ड्राइव होगा, 4-4.5 घंटे का. और उस 4-4.5 घंटे के ड्राइव के अंदर एट 2 different places I saw the Tata facilities somewhere along the way. तो जो उन्होंने जो टाटा का जो ब्रांड जो क्रिएट किया था, not in India but on the global stage, that was completely unparalleled. Lastly, I would say that what separated him from any other legend was his simplicity, his humility. Despite creating so much wealth for the community, for the shareholders, for the country, he was always a very simple man, very philanthropic, always willing to help people, always very attentive to minute details, practiced the highest standards of corporate governance. He helped so many people along the way in various matters. He helped so many startups. He encouraged the youth of the country. And उन्होंने जो किया है इंडिया के लिए, वो शायद कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी किया नहीं होगा. केकी सर, तमाम यादें हैं. आप लोग तो खैर इंडस्ट्री में कई बार आपसे मुलाकात का मौका मिला होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखी होगी. आप खुद इंडस्ट्री के एक आइकॉन हैं. एक गुजारिश होगी सर, थोड़ी देर आप और हमें समय दीजिए इस महत्वपूर्ण मौके पर. आपसे कुछ और बातें करनी, कुछ और जाननी है. लेकिन हीरानंदानी सर, मैं आपके पास आऊँगा. सभी लोग याद कर रहे हैं और सबके अपने तरीके हैं. मतलब टाटा सर की जो शख्सियत थी वो इतनी सरल थी, इतनी करिश्माई थी कि सभी को बांधे रखती थी. और उनके जो भी डिसीजंस होते थे कारोबारी, वो हम सभी के सामने है कि उन्होंने क्या लेगेसी क्रिएट की है. आप ज़रा कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे? और वो रतन टाटा की कौन सी वो चीज़ थी जो उनको बाकी लीग से, बाकी ज़माने से बिल्कुल अलग कर देती थी? एक आज के तारीख में एक सही बात है कि हम एक देश के रतन खो गए. और के मिस्त्री साहब ने अभी जब बताया कि जो लीडरशिप उद्योग में किया है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड रहा. उस जमाने में जब उन्होंने ये लीडरशिप ली थी, कोई सोच विचार भी नहीं कर सकते थे कैसे वो लीडरशिप करें. लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी, सरलता, जो उनकी उदारता थी, जो उनकी सहानुभूति रहती थी, वो शायद उसके उदाहरण जितना भी मैं कहूं उतना कम रहा. एक उदाहरण मैं शेयर करना चाहता हूं. 2018 में प्रिंस फिलिप, उनको इनवाइट किया था बकिंगहैम पैलेस में एक अवार्ड के लिए. और वो निकल रहे थे, तब उन्होंने मैसेज भेज दिया प्रिंस फिलिप को कि कोई ऐसे कारण आ गया है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं आपसे ये अवार्ड लेने के लिए. तो कहानी ऐसी रही कि उनके कुत्ते बीमार हो गए थे और उनके सोच विचार ये था कि मैं अवार्ड के लिए कैसे जाऊं जब मेरे कुत्ते को मेरी जरूरत है. ये इंसान की बात नहीं करता, ह्यूमैनिटी की नहीं बात करते. एक उनके जो करीब के कुत्ते थे उनके लिए भी वो सहानुभूति रखते थे और उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया. प्रिंस फिलिप ने बताया कि ऐसे इंसान मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखे जो ऐसे प्रोग्राम में इसके कारण वो नहीं आए. और वो बहुत ही पब्लिसिटी दी, उसके बारे में बातचीत की और हमेशा याद रखते थे कि रतन टाटा की उद्योग नहीं, क्योंकि यूके में काफी टाटा ने काफी उद्योग किया, वहां काफी एम्प्लॉयमेंट दे दी. टाटा मोटर्स ने काफी जो कंपनीज उन्होंने अक्वायर की, इसलिए काफी लोग टाटा टीसीएस और टाटा सन्स और टाटा के मोटर्स के वहां काम करते हैं. ब्रिटिश सिटीजन को वो एम्प्लॉयमेंट करते थे. लेकिन उनके प्रिंस फिलिप उनको ये इस बात पर वो याद करते थे. ऐसी ही उनकी नम्रता, उसकी जो सहानुभूति रही कि उतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वो एकदम जमीन पर थे, सरल आदमी थे और एकदम ऑर्डिनरी जैसे लगते थे, रहते थे.
और बहुत सिंप्लिसिटी से बातचीत करते से हर एक से वो मिलन करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमारे मित्र रहे और काफी हम मुझे मेंटरशिप दिए, तो सोच विचार जितने दिए थे। दूसरे उदाहरण में देना चाहता हूं कि लगभग 3-4 महीने पहले उनका मैसेज आया मुझे कि एक टाटा पार्किंसन फाउंडेशन अब शुरुआत करना चाहता हूं। 86 साल में जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वो ये विचार करते हैं कि हम आगे कैसे लोगों के लिए करें। उनको खुद को पार्किंसन था और इसके कारण वो सोच विचार किए कि वो कैसे पार्किंसन के लिए शोध विचार करें। वो पहले कैंसर के ऊपर काफी ध्यान दिए हैं 30-40 साल तक, और अभी वो सोच रहे थे कि पार्किंसन पर हम कैसे ज्यादा किए। तो मैं उनके ट्रस्ट पर जुड़ गया, टाटा पार्किंसन फाउंडेशन, और हमने क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ और दूसरे येल यूनिवर्सिटी के साथ और हमारे हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं कि इसका कोई रास्ता निकालें। जो जितने सफरेंस हो रही है पार्किंसन में, तो उसकी कुछ राय हम रास्ता कुछ निकालें कि लोगों को एक इजी हो जाए लाइफ और उनको ट्रीटमेंट भी हो सके। तो इसलिए उनके सोच विचार उद्योगपति होने के बावजूद जमीन पर इतने रहे, लोगों के लिए इतना प्यार मोहब्बत रहा कि ये इंसान ही एक अलग है। तो हम क्या बताएं उनको। तो ये एक रतन हम खो गए आज और हमें बहुत दुख हो रहा है। हीरानंदानी सर, आपके जो शब्द हैं उसके जरिए आपके हम भाव को भी समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा ही करिश्माई व्यक्तित्व था। देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं या फिर रोज़ हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो यही रेवेन्यू, एबिडा, मार्जिन, मार्केट कैप, ये तमाम शब्द आते हैं। लेकिन रतन टाटा सर को जब हम याद करते हैं तो एक अलग छवि उभरती है उनकी, और वो थे उनके जो मानवीय मूल्य थे वो कितने ऊंचे थे, कितने वो समृद्ध थे। वो निश्चित तौर पर उनको एक अलग अलग इंसान बना देती है जिनसे हम किसी की तुलना शायद नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, आपके पास आएंगे मिलिंद जी, लेकिन उसके पहले रतन टाटा का जो सफ़र रहा है, ख़ास तौर से औद्योगिक सफ़र उनका, और उसमें कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत जीवन भी जुड़ा रहा। ज़रा ये समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ कुछ आंकड़े लेकर, कुछ तथ्य लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए। डेफिनेटली तो सर, रतन टाटा जी का जो ओवरऑल सफ़र रहा है, औद्योगिक सफ़र अगर आप कहेंगे तो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1962 ये वो साल था जब सर रतन टाटा जी ने टाटा इंडस्ट्रीज़ में एज अ असिस्टेंट ज्वाइन किया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 1991 ये वो साल था, इनफैक्ट मार्च 1991 ये वो साल था जब इन्होंने टाटा सन्स की कमान एज अ चेयरमैन संभाली थी। और उसके बाद 2012 ये वो साल था जब उन्होंने एज अ चेयरमैन स्टेप डाउन किया था। यानी कि एज अ चेयरमैन अगर आप देखेंगे तो 20 साल से ज़्यादा का सफ़र इनका रहा है। और टाटा ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो करीब 50 साल से ज़्यादा का सर रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप में सफ़र रहा है। और इस बीच उन्होंने टाटा ग्रुप को एक अलग ही लोकल और ग्लोबल लेवल पे वो लेके गए हैं, क्योंकि जब 1991 के आसपास उन्होंने एज ए चेयरमैन टाटा ग्रुप को संभाला था, तब टाटा ग्रुप के ओवरऑल रेवेन्यूज़ करीब $6 बिलियन के आसपास रहा करते थे। और 2012 में जब उन्होंने स्टेप डाउन किया, तब अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप के ओवरऑल रेवेन्यूज़ करीब $100 बिलियन के आसपास पहुँच चुके थे। इस तरह का स्केल जो है उन्होंने टाटा ग्रुप को दिया था। और केवल इंडिया में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी अपनी जो ओवरऑल पहचान है टाटा ग्रुप की, उसको उन्होंने बनाया है। और देखिए, इस बीच इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स या फिर काफ़ी सारे एक्विजिशंस भी किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन जो कि उनके टर्म के दौरान हुए, उसमें JLR का एक्विजिशन था, कोर स्टील, टेटली टी माफ़ कीजिएगा। ये कुछ ऐसे एक्विजिशंस थे जो उस दौरान हुए थे। काफ़ी सारे माइलस्टोन भी थे, जैसे कि 1998 में अगर आप देखेंगे तो टाटा इंडिका, जो कि पहली पैसेंजर व्हीकल कार थी टाटा ग्रुप की, उसको लॉन्च किया गया था। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था। 2004 में TCS को पब्लिक लेके गए थे। तो इस तरह के काफ़ी सारे और माइलस्टोन्स हैं जो कि इस दौरान हुए थे टाटा ग्रुप में। और देखिए, रतन टाटा सर जो है वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते थे, नई एनर्जी को भी सपोर्ट करते थे। और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें उनका निवेश भी था, जैसे कि अपस्टॉक है, पेटीएम, कार देखो, ओला इलेक्ट्रिक, अर्बन कंपनी, ये तमाम वो कंपनी हैं जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था। और देखिए, वेल्थ क्रिएशन तो अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन सोसाइटी को फिर से देना
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सर रतन टाटा जी फिलैंथ्रोपी और चैरिटी में काफ़ी मानते थे और इन्होंने जितना भी कमाया उसमें से करीब 60-65% के आसपास अगर आप देखेंगे तो चैरिटी में दे दिया था। और उनके यही सब चीज़ें थी, यही सब गुण थे, यही सब उनकी बड़ी बातें थी जिसके कारण उनको हर जगह सम्मान मिलता था। इनफैक्ट 2008 में मुझे याद है उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है सर रतन टाटा जी की, जहां 1962 में उन्होंने शुरुआत की थी एज अ असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज़ में, फिर कमान संभाली टाटा सन्स की 1991 में और टाटा ग्रुप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे मकाम पे पहुंचा दिया। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो ये तमाम वो माइलस्टोन्स जो रतन टाटा ने एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट अचीव किए, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ रही मिलिंद जी, जैसे कि अभी बता रहे थे वरुण हमारे सहयोगी कि फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी उनको याद किया जाएगा। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं इंडस्ट्री में जहां पर जो CSR का जो पैसा होता है ना, वो भी सही से शायद खर्च नहीं हो पाता है और कई बार उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं। उनके बीच में रतन टाटा जैसी शख्सियत आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज की ही अगर बात कर लें तो वो संख्या 30 है, मार्केट कैप की बात करें 35 लाख करोड़ के आसपास की है, 150 देशों तक वो रीच है टाटा ग्रुप की। रतन टाटा एक निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन रहे हैं भारत के, अगर हम भारत के पूरे इतिहास की बात करें तो आप कैसे याद करना चाहेंगे सर उनको? संक्षेप में कहूं तो रतन टाटा मेरे लिए आदर्श थे। उन्होंने ये पूरे देश को बताया कि समाज के भलाई के लिए नैतिक रूप से बिजनेस कैसा चला सकते हैं और उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स का धन कैसे विकसित हो सकता है। तो वो उनके पास वो सब गुण थे कि जो एक महान व्यवसायी में होना जरूरी है, जैसे कि नैतिकता है, ध्यान है या फोकस है, विनम्रता है, देशभक्ति है और दानशूर भी थे। अभी अगर मैं उन कंपनियों पर नजर डालूं कि जो हमने पिछले 3 दशकों में विश्लेषण किया था, तो हमने पाया कि ज्यादातर मल्टीबैगर टाटा समूह से थी, जैसे कि टाइटन है या टाटा एलेक्सी है या वोल्टास है या ट्रेंट है। सभी के सभी 100 से 1200 गुना उनके मार्केट कैप में वृद्धि हुई है। और ये कैसे? जब भी वो अभी भी नैतिक रूप से व्यवसाय करने में फोकस हुए हैं और उनमें विनम्रता भी बहुत थी। मुझे याद है एक बार मेरे हिसाब से 2002-3 में मैंने उनको एक किताब गिफ्ट की थी। तो उस समय टाइटन, वोल्टास ये सब धीरे धीरे अपने मकाम पे चल रहे थे। दे हैड स्टार्टेड डूइंग वेल। पुस्तक का नाम था गुड टू ग्रेट। And I was so surprised to receive a phone call from his office saying कि thank you very much for the book. I liked it. ये उनकी विनम्रता थी। ठीक है, मेहर जी आपके पास फिर से आते हैं, मिलिंद जी आपके पास आते हैं। लेकिन देखिए, आप जिस तरह से अपनी व्यक्तिगत यादें साझा कर रहे हैं कि आखिर किस करीबी से लोगों से वो जुड़ते थे और किस तरह से रिश्तों को वो संजो के रखते थे। काफ़ी लंबा हमने इंतज़ार करा दिया आपको केकी सर। आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि आप ज़रा बताइए कि आपके व्यक्तिगत अनुभव कैसे रहे? कौन से वो पल थे जो बहुत ही ख़ास रहे? क्या आप उन्हें साझा करना चाहेंगे? मुझे याद है मैं एक बार लंदन जा रहा था और फ्लाइट के अंदर मिस्टर रतन टाटा वाज देयर। वो उस टाइम आई थिंक TCS की IPO हो रही थी। तो मिस्टर रतन टाटा थे और 2-3 टाटा के सीनियर लोग थे और पीछे से बहुत जन आ रहे थे एयरपोर्ट पे, लाउंज के अंदर उनके साथ फोटो लेने के लिए, उनके साथ उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। एंड ही सो विलिंगली obliged. He was so simple and really that simplicity of that man was just completely incredible. No airs, nothing. For what he achieved for India, what he achieved for the community, what he achieved for the Tata Group, for the shareholders, is something which can never ever be measured. It's impossible to measure it. Or could, despite doing so much, he remained philanthropic, he remained simple, he remains with so much humility, so much humbleness. ठीक है,
क्योंकि सर मतलब क्या कहें, इतना इतना किसी का करिश्मा या फिर इतना ख्याल रखना, ये मतलब आम इंसान के वश की बात नहीं है। मिलिंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा। मान लीजिए वो लोग, वो दर्शक जो कहीं न कहीं बिजनेस कर रहे हैं या फिर भविष्य में बिजनेस करना चाहते हैं, और अब थोड़ा सा ना ज़माना अलग है, कट थ्रोट कंपटीशन है, स्टार्टअप्स का युग है। आप ज़रा ये बताइए कि कौन सी वो फिलॉसफी है रतन टाटा की जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती रही, सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती रही, और लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए बिजनेस करते वक्त या फिर कोई भी छोटा मोटा उद्योग धंधा करते वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेन फोकस तो एथिक्स पे होना चाहिए। अगर एथिक्स है और फोकस है तो बाकी सब अपने आप इट कम्स इनटू इट्स प्लेस। सो एथिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए मेरे हिसाब से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए एंड फोकस रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप अपने जगह पे आ जाते। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 न्यूज़ स्वदेश पर। कुणाल जी, रतन टाटा को अगर हम याद करें तो बड़े कारोबार उन्होंने खड़े किए। करीब करीब अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें, 9.5 लाख के आसपास की एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, मतलब इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट। लेकिन स्टार्टअप्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया, चाहे वो पेटीएम हो, ओला हो, ऐसे तमाम स्टार्टअप्स थे जो कहीं न कहीं उनकी सोच से समृद्ध होते रहे। आप ज़रा ये बताइए कि आप के विचार क्या हैं और आप उन्हें कैसे ट्रिब्यूट देंगे? शरद जी, बहुत ही सैड डे है सबके लिए, पूरे देश के लिए। ये कुछ 11:30 बजे जब ये न्यूज़ आई थी कल रात को, मतलब उसके बाद मैं तब से लेके अब तक इसी बारे में सोच रहा हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये ये जो सदमा पूरे देश को पहुंचा है, अभी इसमें बहुत समय लगेगा टू गेट ओवर। पर हमें ये सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि मिस्टर टाटा ने हमारे देश के लिए, इतने सारे लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, और जैसा आपने कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी इतना कुछ किया है। और बहुत सारी चीजें उनको करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्हें लगा कि ये करना जरूरी है। स्टार्टअप्स को ही ले लेते हैं। मैं जब उनसे मिला था, उन्होंने कोई हमारे कॉमन जानने में कोई था जो उनको भी जानता था अच्छे से और मेरे को भी जानता था अच्छे से। उन्होंने कहा कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आपसे मिलना चाहते हैं, और तो आप बॉम्बे आ जाइए। मैं बॉम्बे जब पहुंचा, मीटिंग के एक दिन पहले मेरे को बताया गया कि ये मिस्टर टाटा से मीटिंग है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे मीटिंग। और वो मीटिंग, मुझे लगा कि मैं जाऊंगा एक बड़े से ऑफिस में और बड़े सारे लेवल्स होंगे, उसके बाद बड़ी बिल्डिंग होगी। वो एक छोटे से ऑफिस से काम करते थे। शायद जितना बड़ा ऑफिस मेरा अभी है उतना ही बड़ा ऑफिस उनका था। कोई बहुत बहुत बड़ा ऑफिस नहीं था उनका। और वो, मैं थोड़ा वेट करा था 5-7 मिनट, क्योंकि उनकी मीटिंग लेट चल रही थी। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा अपने आँख के कोने से कि वो चल के आ रहे, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं उसी स्पेस में हूँ जहाँ पे वो भी है और मैं भी हूँ, क्योंकि हम बड़े हुए हैं उनको बस टीवी पे देखते हुए, मैगजीन्स में देखते हुए। तो और वो सबसे पहले चीज जो उन्होंने मिलने के बाद मेरे को बोली, कुणाल, आई एम रियली सॉरी, आई हैव केप्ट यू वेटिंग। इतने बड़े आदमी है वो, और वो मेरे को 5 घंटे भी वेट कराते, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन भी वेट कराते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 5 मिनट वेट कराने के बाद वो इतने अपोलोजेटिक थे, उनको इतना सॉरी फील हो रहा था कि किसी को वेट कराया। और फिर ये नहीं कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बड़े वाले टेबल के पीछे बैठूंगा, तुम मेरे सामने बैठोगे। वो एक कुर्सी खींच के, विजिटर चेयर खींच के मेरे साथ आके बैठ गए, बिल्कुल आमने सामने। और हमने 20-25 मिनट बात की बिजनेस के बारे में। उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे, उन्होंने ज्यादा सवाल, थोड़े निजी सवाल पूछे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है,
आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, आपकी क्या मोटिवेशन है, आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो मेरे को समझना चाहते थे, ना कि सिर्फ बिजनेस को। और 20 मिनट के बाद ही उन्होंने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं। तो मतलब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर मेरे को उनका सपोर्ट चाहिए या नहीं। तो इतने हम्बल, इतने ग्रेसफुल इंसान थे मिस्टर टाटा। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी यादें हैं। शायद अगर हम चर्चा करें, फहरिस्त इतनी लंबी है कि पूरा का पूरा दिन बीत जाए, क्योंकि इतनी महान, इतना कह सकते हैं कि बड़ा व्यक्तित्व था रतन टाटा सर का। लेकिन चलिए, ईटी न्यूज़ स्वदेश की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से रतन टाटा जी को अंतिम श्रद्धांजलि है। और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, उसका पालन बाकी देश में जो भी कारोबार करने वाले लोग हैं वो उसका पालन करें। और कहीं न कहीं उनकी तरह ही अपने कारोबारी हित से पहले समाज के हित को, देश के हित को सबसे पहले रखें। केके सर, बहुत शुक्रिया आपका। मिलिंद सर, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत जो यादें हैं जिन्हें हम सजोना चाहते हैं, उन्हें शेयर करने के लिए कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस खास शो में, आज इस दुख के मौके पर जुड़ने के लिए, लेकिन बहुत ही बेशुमार बेशकीमती यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।